हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल चौधरी, जीके पॉइंट राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, आज हम बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है लोक नीति। देखिए, पटवार का सिलेबस है ये, और पटवार के सिलेबस में टॉपिक मेंशन कर रखा है लोक नीति। और जहां तक बात करें लोक नीति इस टॉपिक की, तो मैं आपको बता दूं कि न केवल पटवार में बल्कि आरएस और आईएएस यानी यूपीएससी और आरपीएससी जैसे बड़े एग्जाम में भी एक चैप्टर मेंशन किया जाता है लोक नीति विधिक एवं नागरिक अधिकार पत्र। तो दोस्तों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं लोक नीति। काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर यूट्यूब पर या तो लोक नीति से रिलेटेड कोई वीडियो अवेलेबल नहीं है, और अवेलेबल है भी तो जटिल भाषा में उसको समझाया गया है, और दूसरा कोई प्रॉपरली किसी गाइड और हेल्प बुक में भी कंप्लीटली इस टॉपिक को डिटेल से नहीं समझा रखा है। तो आप अपनी गाइड भी चेक कर लीजिए, ऑलमोस्ट गाइडों में लोक नीति टॉपिक नहीं होता है। ठीक है, यूट्यूब पे भी प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाती है। काफ़ी स्टूडेंट्स की सजेशन आए थे कि सर लोक नीति टॉपिक पढ़ाया जाए, तो आज मैं आपके लिए लोक नीति टॉपिक लेकर आया हूँ, वो भी आसान और सरल भाषा में। तो आज अपन जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है लोक नीति। आज अपन देखेंगे यहाँ पर लोक नीति क्या होती है, लोक नीति का विकास काल क्या रहा है, लोक नीति की विशेषताएं कौन कौन सी है, लोक नीति का निर्माण कैसे होता है, निर्माण के कौन कौन से चरण हैं, लोक नीति मॉडल या लोक नीति के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, और लोक नीति से रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे या किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में या पेपर में आएंगे। तो उन सभी पहलुओं को 5-6 एंगल जितने भी बनते हैं उन सबको आज अपन निचोड़ के रख देंगे, यानी सारा कंक्लूजन आज मैं आपके सामने रख दूंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, स्किप ना करें, नहीं तो पहली बार ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ऑलमोस्ट स्टूडेंट, और स्किप कर करके पढ़ोगे तो वो भी आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हम जो पहली बार चीज़ पढ़ते हैं ना, तो पहली बार में 100% याद नहीं होती है। पहली बार में 30% याद होगी, दूसरी बार रिवाइज करेंगे तो 60% होगी, फिर 70% होगी। 100% कोई चीज़ आपको पहली बार में याद नहीं होती। इसलिए हम पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, बोरिंग भी लग सकता है, हार्ड भी लग सकता है, तो पेशेंस बनाए रखें और लास्ट तक मैदान में डटे रहें। लास्ट तक इस टॉपिक को देखें, और वीडियो के लास्ट में मैं उन क्वेश्चनों को भी डिस्कस करूंगा जो इससे रिलेटेड पूछे गए हैं और या पूछे जाने की संभावना है। तो लोक नीति की सारी जानकारी, सारी क्यूरीज जो आपके मन में सारी जिज्ञासा है, वो आज मैं यहाँ पर कंप्लीट करूंगा। तो अपना टॉपिक है लोक नीति, और मैं आपको बता दूं आरएस के सिलेबस में भी, या आरएस प्री का सिलेबस है, मेंस के 3rd पेपर में भी आता है। ठीक है, प्री के सिलेबस में देखिए यहाँ टॉप लिखा होता है लोक नीति और विधिक अधिकार। लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में राष्ट्रीय लोक नीति क्या है, विधिक अधिकार पत्र और नागरिक अधिकार पत्र क्या होता है। ये इंडिया पॉलिटी है, राजस्थान पॉलिटी में भी मेंशन है एक पूरी यूनिट, लोक नीति, विधिक अधिकार और नागरिक अधिकार। तो 3 अलग अलग टॉपिक हो गए, लोक नीति, विधिक अधिकार और नागरिक अधिकार पत्र। तो आज अपन लोक नीति को चर्चा करेंगे। आने वाले लेक्चर में अपन विधिक अधिकार और नागरिक अधिकार पत्र को भी डिस्कस करेंगे, ताकि ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जो बहुत कम गाइड में अवेलेबल होती है, बहुत कम यूट्यूब पे इसके लिए मटेरियल अवेलेबल होता है। तो मैं कंप्लीट आपको इस यूनिट को करवाऊंगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, अन्यथा आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। देखिए, लोक नीति या इसे बोलते हैं सार्वजनिक नीति, लोक नीति कह दीजिए या आप इसे सार्वजनिक नीति भी कह सकते हैं। देखिए, आपको इस टॉपिक को रटना नहीं है, ये बड़ा ही सब्जेक्टिव टॉपिक है, एनालिटिक अप्रोच का टॉपिक है, तो अपनी समझ विकसित कीजिए, रटना नहीं है। देखिए, नाम से ही पता लोक नीति। अब ये 2 वर्ड है, पब्लिक पॉलिसी। देखिए, लोक का मतलब होता है सामान्यतः पब्लिक, और पब्लिक क्या चुनती है, सरकार चुनती है, जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए। तो लोक का मतलब यहाँ पर हो गया सरकार से, लोक का मतलब क्या हो गया, सरकार से। और नीति, नीति किससे बोलते हैं, देखो नीति का शाब्दिक अर्थ होता है ये निर्णय करना, ये निर्णय करना कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कब किया जाए और कहाँ किया जाए। ये नीति का अर्थ क्या होता है, नीति का अर्थ होता है कि ये निर्णय किया जाता है कि क्या किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए, कब किया जाना चाहिए और कहाँ किया जाना चाहिए। ये निर्णय करना क्या कहलाता है, नीति कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, सरकार के द्वारा, लोक मतलब क्या हो गया, सरकार, और नीति का मतलब हो गया ये सारी चीजें कि क्या किया जाए, कब किया जाए, कैसे किया जाए, यानी प्लान बनाना। ठीक है, तो सरकार के द्वारा ये निर्णय किया जाता है कि क्या किया जाए, कब किया जाए, कैसे किया जाए, कहाँ किया जाए।
जनता के कल्याण के लिए, तो उसी को बोलते हैं अपन लोक नीति। तो लोक नीति दो वर्ड से बना है, लोक प्लस नीति। लोक का मतलब सरकार, सरकार के द्वारा जो नीतियां बनाई जाती है, सामान्य वर्ड में बोले तो सरकार के द्वारा जो नीतियां बनाई जाती है और उन नीतियों का उद्देश्य होता है जनता का कल्याण करना। इसका मतलब सरकार के द्वारा जन कल्याणकारी उद्देश्य से जो नीतियां बनाई जाती है उसे बोलते हैं लोक नीति। क्या बोलते हैं? लोक नीति। यानी सरकार के द्वारा बनाए गए, सरकार के द्वारा विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो योजनाएं बनाई जाती है, जो नीतियां बनाई जाती है, उन्हें अपन बोलते हैं लोक नीति। और आपने सुना होगा पहले पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी, पंचवर्षीय योजना, आने वाले 5 वर्षों की योजना बनती थी, फ्यूचर प्लान, ठीक है, 5 ईयर्स प्लान। तो आने वाले 5 वर्षों की योजना बनती थी कि 5 वर्षों में क्या किया जाए, कब किया जाए, कैसे किया जाए, ठीक है। तो वो सरकार बनाती थी और सरकार का एक अंग बनाता था जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय योजना आयोग। और वो योजना आयोग अब समाप्त हो गया, अब बन गया नीति आयोग। तो बताओ, नाम ये नीति आयोग, तो बताओ सरकार के द्वारा नीतियां बनाने का काम अभी कौन कर रहा है? नीति आयोग कर रहा है। कौन कर रहा है? नीति आयोग कर रहा है, थिंक टैंक के रूप में कार्य कर रहा है। योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन हुआ। आपको यदि आता है तो नीति आयोग की फुल फॉर्म बताए कमेंट बॉक्स में। अक्सर लोगों ने सुना होगा योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग हो गया। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? NITI। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसके पदाध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि सरकार के द्वारा जनता के कल्याण के लिए जो नीति बनाई जाती है उसे बोलते हैं लोक नीति। और जैसे आपने समझा अभी, नीति आयोग जो लोक नीति, सरकारी नीतियां बनाने का कार्य कर रहा है। नेक्स्ट, लोक नीति क्या है? तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सरकार के द्वारा जनता के कल्याण के उद्देश्य से जो नीति बनाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? लोक नीति। हमने सरल भाषा में समझ लिया था। दूसरा, और क्या बोल सकते हैं इसे, और कैसी डेफिनेशन आ सकती है वहाँ आपके एग्जाम? सरकार के द्वारा जो नियम और नीतियां बनाई जाती है जो जनता से संबंधित होती है, जनता के कल्याण से संबंधित होती है, उन नीतियों को क्या बोलते हैं? लोक नीति कहा जाता है। और क्या डेफिनेशन आता है? वर्ड चेंज होते हैं, मीनिंग वही है। ऐसी नीति जिसमें सरकार जनता के कल्याण के लिए कार्यक्रम चलाती है। यानी सरकार की ऐसी नीतियां जिसमें जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी मिलती है। जनता के कल्याण के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनकी जानकारी मिलती है, उन्हें बोलते हैं लोक नीति। और लोक नीति का आपसे डायरेक्ट एग्जाम पूछेंगे, उद्देश्य क्या है? लोक नीति क्यों बनाई जाती है? तो सरकार के द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा बनाई जाती है? सरकार के द्वारा। किस उद्देश्य से बनाई जाती है? जनता के कल्याण के उद्देश्य से बनाई जाती है। तो पूछ सकते हैं लोक नीति का उद्देश्य क्या होता है? जन कल्याणकारी होता है। ये भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तो ये तो हमने बात की लोक नीति की डेफिनेशन की। तो बहुत क्लियरली समझ में आ गया कि सरकार के द्वारा जनता के कल्याण के उद्देश्य से जो नीतियां बनाई जाती है उन्हें बोलते हैं लोक नीति। ठीक है, जैसे मनरेगा योजना चला दी तो ये भी एक प्लान ही तो है। मनरेगा योजना चला दी तो ये भी लोक नीति का ही पार्ट है। और पंचवर्षीय योजना चला दी, ये भी लोक नीति का ही पार्ट है। बजट बना दिया तो बजट भी आपको पता है कि जितने भी बजट की यदि अपन बात करें तो ये भी पब्लिक पॉलिसी में आता है, इकोनॉमिक्स की दृष्टि से। देखो, लोक नीति आर्थिक उद्देश्य से भी हो सकती है, सामाजिक उद्देश्य से भी हो सकती है, राजनीतिक उद्देश्य से भी नीतियां हो सकती है और पर्यावरणीय उद्देश्य से होते हैं। जैसे बजट बना रहे हो तो बजट 1 वर्ष का आने वाला प्लान है, तो ये आर्थिक उद्देश्य से बनाई गई लोक नीति है। यदि पर्यावरण से रिलेटेड बना रहे हो कोई कानून तो पर्यावरणीय नीति आ जाएगी। यदि संविधान से रिलेटेड बना रहे हो तो वो राजनीतिक और कानूनी आ जाएगी। ठीक है, और इसी प्रकार यदि जनता के कल्याण के लिए मनरेगा तो ये सामाजिक और आर्थिक रूप में आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार नीतियां अलग अलग क्षेत्र से रिलेटेड हो सकती है। सरकार ने कोई नीति बनाई वो सामाजिक क्षेत्र से भी हो सकती है, आर्थिक से भी हो सकती है, राजनीतिक से हो सकती है, विदेशी मामलों से संबंधित भी हो सकती है, व्यापार से भी हो सकती है। तो नीतियां अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित होती है। अब बात कर लेते हैं लोक नीति का विकास। लोक नीति का विकास, पैसेंस रखें, चीजें मैं थोड़ा डिटेल से समझाऊंगा, लेकिन पहली बार ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ऑलमोस्ट स्टूडेंट, तो मैं आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करूंगा। तो लास्ट तक बने रहें, स्किप ना करें वीडियो को, ताकि सारी चीजें अपन कह सकते हैं कि इंटरलिंक है तो चीजें आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं अपन लोक नीति का विकास, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि लोक नीति का विकास कैसे हुआ। तो बात करते हैं लोक नीति के विकास की। तो सबसे पहले लोक नीति के विकास में एक कह सकते हैं चार्ल्स मेरियम का बड़ा योगदान रहा था। चार्ल्स मेरियम जिन्होंने 1922 में लोक नीति को परिभाषित किया था कि सरकार की गतिविधियां, सरकार की नीतियां, सरकार के कार्य ही क्या कहलाते हैं? लोक नीति। अभी मैंने समझाया था लोक का मतलब सरकार
और नीति का मतलब कार्यक्रम। सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम, सरकार के द्वारा जो नीतियां, सरकार के द्वारा जो गतिविधियां संचालित की जाती है उन्हें बोलते हैं लोक नीति। तो सरकार की गतिविधियां ही लोक नीति कहलाती है। ये किसने कहा था? चार्ल्स मेरियम ने कहा था 1922 में। तो यहाँ से स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन पूछेंगे कि सरकार के द्वारा की गई गतिविधियां ही लोक नीतियां हैं। ये किसने कहा था? चार्ल्स मेरियम ने कहा था। इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? चार्ल्स मेरियम ने क्या, दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? किसी विशिष्ट उद्देश्यों के लिए। आपने पंचवर्षीय योजना का नाम सुना होगा, उसमें 5 वर्षों में टारगेट रखा जाता है, कृषि क्षेत्र में इतना, या उद्योग क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, या ऑल ओवर इतना 5 वर्षों में हमारी ग्रोथ रेट रहेगी। तो उसमें विशिष्ट उद्देश्यों को रखा जाता है और लक्ष्य रखने के बाद 5 वर्ष के लक्ष्य रखे जाते हैं कि कृषि क्षेत्र में इस रेट से ग्रोथ होगी, इंडस्ट्री क्षेत्र में इस क्षेत्र में होगी, सर्विस सेक्टर में, और फिर कितने लक्ष्य प्राप्त किए, ठीक है, कौन कौन से लक्ष्य रखे और 5 वर्षों के बाद कितने लक्ष्य प्राप्त किए, ये सरकार पहले से ही प्रस्ताव तैयार करती है और उसी प्रस्ताव को क्या बोलते हैं? लोक नीति। तो सही समझ में आ गया होगा पंचवर्षीय योजना की तरह। इसे उदाहरण देकर मैंने समझाया कि किसी विशिष्ट उद्देश्य और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार के द्वारा जो प्रस्ताव तैयार किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? लोक नीतियां। या सरकार के द्वारा जो प्रस्ताव, गतिविधियां, कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं वही लोक नीति। ये किसने कहा था? चार्ल्स मेरियम ने कहा था। दूसरा, 1937 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय, कौन सा? हार्वर्ड विश्वविद्यालय में सबसे पहले लोक प्रशासन के सिलेबस में किसको शामिल किया गया? लोक नीति को शामिल किया गया। तो लोक प्रशासन के जनक वुड्रो विल्सन कहलाते हैं। और लोक नीति को लोक प्रशासन के सिलेबस में कब शामिल किया गया? तो 1937 में शामिल किया गया था। और कौन से विश्वविद्यालय में शामिल किया गया था? हार्वर्ड विश्वविद्यालय में शामिल किया गया। हम लोक नीति का इतिहास देख रहे हैं। नेक्स्ट है एक पुस्तक, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, स्टार लगा लीजिए, इस पे पूछा जाता है द पॉलिसी साइंस। पॉलिटिकल साइंस नहीं है, ध्यान रखना, द पॉलिटिकल साइंस नहीं है, द पॉलिसी साइंस। एक पुस्तक लिखी गई थी, इसके रचयिता को थे डेनियल लर्नर और लास वेल। देखो, लर्नर यानी जो सीखने वाला होता है, ठीक है, और वो हमेशा वेल अच्छा ही करता है। जो फ्रेशर्स होता है, जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, वो बहुत अच्छा कर जाता है क्योंकि उस पर प्रेशर नहीं रहता है, ठीक है। तो लर्नर जो होता है वो हमेशा वेल करता है। तो डेनियल लर्नर और लास वेल, ठीक है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था द पॉलिसी साइंस। और इसका संबंध, ये लोक नीति की सबसे पहली स्टैंडर्ड बुक थी। लोक नीति की पहली मानक पुस्तक कौन सी है? तो आपका आंसर होगा द पॉलिसी साइंस। और इसके रचयिता पूछे, स्टार लगा लीजिए, पूछ सकते हैं, तो डेनियल लर्नर और लासवेल इसके रचयिता थे। नेक्स्ट, तो एक और यदि बात करें लोक नीति के विकास देखें तो लोक प्रशासन के विकास का 5वां चरण चल रहा था। लोक प्रशासन के विकास का कौन सा चरण चल रहा था? 5वां चरण चल रहा था। तब जाके लोक नीति को इसमें बल दिया गया। तो लोक प्रशासन का ही पार्ट है लोक नीति, और लोक नीति को लोक प्रशासन में बल कब दिया जाने लगा? तो 5वें चरण में। लोक प्रशासन का जब 5वां चरण चल रहा था तब लोक नीति पर बल दिया गया। तो लोक प्रशासन के कौन से चरण में लोक नीति पर बल दिया गया? 5वें चरण में। लोक प्रशासन के पाठ्यक्रम में लोक नीति को कब शामिल किया गया? 1937 में शामिल किया गया। पुस्तक किसने लिखी? और सबसे पहले सरकार की गतिविधियां लोक नीति, ये किसने कहा था? चार्ल्स मेरियन ने। तो ये स्टेटमेंट थोड़े बहुत अच्छे से आप याद रखें ताकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब लोक नीति की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, अलग अलग आपको पता है विद्वानों ने अलग अलग रूप से इसे परिभाषित किया है। तो देखिए, लोक नीति के बारे में हमने बात किया। लोक यानी सरकार की, नीति यानी सरकार के द्वारा ये निर्णय किया जाता है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सारा किया जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पर एक विद्वान थे थॉमस आर डाई, राहुल डाई नहीं, थॉमस आर डाई। बस इन्होंने कहा कि सरकार क्या करेगी और क्या नहीं करेगी, भाई कौन सा काम करना है कौन सा नहीं करना है, ये निर्णय कौन लेती है? सरकार ही तो लेती है। सरकार के द्वारा कौन सी योजना चलाई जाती है, कौन सी योजना बंद की जाती है, विदेश मामलों में कौन सी नीति अपनानी है और इंटरनल मामलों में कौन सी अपनानी है, ये सरकार के द्वारा तो निर्णय लिए जाते हैं। बाद में कार्यपालिका इनको क्या इंप्लीमेंट करती है, नौकरशाह इनको इंप्लीमेंट करते हैं, लेकिन निर्णय सरकारी स्तर पर लिए जाते हैं। तो सरकार के द्वारा ये निर्णय लेना कि क्या करना और क्या नहीं करना है, वही तो लोक नीति है। लोक नीति का मतलब सरकार के द्वारा जो नीतियाँ चलाई जाती है, तो सरकार ही डिसाइड करेगी क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सरकार के द्वारा देखो डेफिनेशन सारी मिली जुली रहती, मिलती जुलती है, अच्छे से समझ लेना। सरकार के द्वारा ये निर्णय किया जाता है क्या करना और क्या नहीं करना है। ये एक डेफिनेशन जिसने दी थी, थॉमस आर डाई ने दी थी। नेक्स्ट, टेरी ने क्या कहा था? एक विद्वान थे टेरी, उन्होंने कहा कि लोक नीति क्या है? सरल भाषा में, जो प्रशासक अपनाता है या प्रशासक जिसका अनुकरण करता है वही लोक नीति। कैसे?
आपको पता है लोक नीति का निर्माण कौन करती है? आपको पता देश कानून बनाने का काम करती है व्यवस्थापिका, जिसे बोलते हैं संसद और राज्य में बोलते हैं विधानमंडल। व्यवस्थापिका कानून बनाने का काम करती है, लेकिन लागू कौन करती है? कार्यपालिका करती है। लागू कौन करती है? कार्यपालिका। मान लीजिए संसद में एक कानून बना, मोटर वाहन एक्ट, ठीक है, संसद में एक कानून बना, उस कानून बनाया संसद में बनाया, बना कहाँ है? संसद में। हमारे एमपी सांसदों ने मिलकर बनाया, हमारी संसद ने मिलकर बनाया, यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ने मिलकर कानून बनाया है। लेकिन उस कानून में लिखा हुआ कि बिना हेलमेट के जुर्माना होगा 1000। तो उसको कानून तो वहां संसद में बना, लेकिन इंप्लीमेंट कौन करेगा? तो इंप्लीमेंट में कौन करेगा? तो बताओ, आईपीएस अधिकारी करेंगे, आरपीएस अधिकारी करेंगे, नीचे अपन निचले लेवल पे बात है डीवाईएसपी, एसएचओ करेंगे, कांस्टेबल करेंगे। ये सारे के सारे कार्यपालिका के पार्ट होते हैं। तो बताओ इंप्लीमेंट कौन करेंगे? संसद ने कानून तो बना दिया बिना हेलमेट 1000 चालान होगा, लेकिन वास्तव में ग्राउंड रूट लेवल पर 1000 का चालान कौन बनाएगा? हेड कांस्टेबल बनाएगा, जिनके पास अथॉराइज पावर होता है, एसआई ऊपर वाले जिनके पास ये पावर होता है वो बनाएंगे। तो इंप्लीमेंट उन्होंने किया है, बनाया उन्होंने, लेकिन इंप्लीमेंट उन्होंने किया है। तो ये सारे किसके पार्ट है? आईपीएस आरपीएस ये क्या है? नौकरशाही तो है, प्रशासक भी तो है। तो देखो लोक नीति क्या है? लोक नीति उस कार्रवाई में, मान लीजिए संसद ने कोई लिखित में कानून बनाया, ठीक है, ऐसे ऐसे करना है, उस कानून में लिखा है कि हेलमेट इतना है, बिना आरसी इतना है, ठीक है, बिना डीएल इतना है। तो ये उन्होंने बताया कि लिखा हुआ है कि ये करना है, इसके अनुसार इतना चालान करना है। तो प्रशासक तो केवल उसे अनुसरण ही तो करता है, जितना लिखा है उसी को काम करवाता है। तो सरकार ने जो कानून बनाए, प्रशासक इन आईएएस आरपीएस ये सारे क्या करते हैं? सिर्फ उनको लागू करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। तो सरकार के द्वारा बनाए गए या लिखे गए कानूनों का प्रशासकों के द्वारा अपनाना या उनका अनुसरण करना ही लोक नीति है। ये किसने कहा? टेरी ने कहा था। देखिए सरकार ने जो लोक नीति बनाई है वो क्या काम करती है? वो प्रशासक को, एक आईएएस अधिकारी को, एक आरएएस अधिकारी को निर्णय लेने में रास्ता दिखाती है। मान लीजिए सरकार ने कानून बना दिया कि इस अनुसार कार्य करना है, तो बताओ प्रशासक उसी अनुसार कार्य करेगा। यानी सरकार के द्वारा बनाए गए कानून ही प्रशासक लागू करता है। अतः वो प्रशासक को रास्ता दिखाते हैं कि जैसा जैसा लिखा है वैसा ही काम करना है, इससे न तो ज़्यादा करना है, नहीं इससे कम करना है, ठीक है। यानी लोक नीति क्या है? प्रशासकों को निर्णय लेने में जो रास्ता दिखाती है। ये किसने कहा था? डिमॉक ने कहा था। तो ये याद रखें किसने क्या कहा था, कौन किसी परिस्थिति में क्या करना और क्या नहीं करना। मान लीजिए आपके सामने कोई सिचुएशन आ गई, उसको कैसे हैंडल करना है, उसके लिए कौन सा तरीका सही होगा और कौन सा तरीका गलत होगा, उसके संबंध में जो निर्णय लिए जाते हैं वही लोक नीति है। ये किसने कहा? पॉल जे फेड्रिक ने कहा। यदि आप आरएस मेंस लिख रहे हो, वहां सिलेबस में लिखा हुआ 3rd पेपर में, और प्री तो आप इस लेवल पे पढ़े, पटवार लेवल पे ये डेफिनेशन सारी याद करने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट, लोक नीति की विशेषताएं। लोक नीति की विशेषताएं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा यहां से कि निम्न में से कौन सी लोक नीति की विशेषता नहीं है। तो लोक नीति की विशेषताएं देख लीजिए। लोक नीति का सरकार की नीति, सिंपल सा भाषा में सरकार के कानून, सरकार की नीतियां, सरकार की पॉलिसियां, सरकार के कार्यक्रम। तो लोक नीति, तो सरकार के लक्ष्यों, देखो लोक नीति में होगा क्या? सरकार की नीति है तो सरकार अपने लक्ष्य निर्धारित करेगी और भविष्य में उनको कौन कौन से उद्देश्य प्राप्त करने हैं, भविष्य के कौन कौन से लक्ष्य हैं, अपेक्षा उनको प्रतिबिंबित करती है। लोक नीति, मान लीजिए 5 वर्षीय योजना बनाई आपने, सरकार ने 5 वर्षीय योजना बनाई, तो 5 वर्षीय योजना में पहले लक्ष्य रखते हैं, फिर उसके क्या क्या उद्देश्य है और फिर उसको कितने, उससे क्या अपेक्षाएं की जाती, कितना उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया हमने, ठीक है। तो ये सारा प्रतिबिंब होता है। मान लीजिए आपने पॉलिसी बनाई कि मुझे पटवार क्रैक करना है, तो पटवार क्रैक करना है तो उसके लिए आपका लक्ष्य हो गया पटवारी क्रैक करना है, ठीक है। फिर आप पटवारी क्रैक करना है तो फ्यूचर में आपको कौन कौन से टारगेट बना के चलेंगे, इतने घंटे मुझे पढ़ाई करनी है, ठीक है, इतने घंटे मुझे स्पोर्ट्स में या योगा करना है, इतने घंटे मुझे मेडिटेशन करना है, या इतने ITC एक्सेट्रा जो भी है, ठीक है, तो इतने घंटे गेम्स खेलना है। तो ये, और फिर अपेक्षाएं कि आपसे क्या अपेक्षाएं की जाती है। तो आपने अपनी पॉलिसी बनाई कि मुझे ये करना है और अगले 1 साल में मुझे ये गोल अचीव कर लेना है, ये जॉब हासिल करनी नहीं है, तो आपके लक्ष्य उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, तो आपकी वो नीति होगी। इसी प्रकार सरकार के द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं वो लोक नीति कहलाती है। तो लोक नीति में क्या होते हैं? सरकार के लक्ष्य होते हैं, वो वहां पर प्रतिबिंबित होते हैं। और लोक नीति मार्गदर्शक का काम करती है। सरकार ने कानून बना दिए, वो किसके लिए मार्गदर्शक का काम करेगी? वो आईएएस अधिकार, आरएस अधिकार, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए मार्गदर्शक का काम करेगी। जैसा आपने नीति बना दी, 7 दिन का शेड्यूल बना दी कि 7 दिन में मुझे इस तरीके से तैयारी करनी है, तो वो 7 दिन आपका मार्गदर्शक बन गई। रोज टाइम टेबल बनाया 7 दिन का, तो इसका मतलब 7 दिन आपको वही फॉलो करना है, तो वो मार्गदर्शन हो गया आपका। तो मार्गदर्शक का कार्य करती है। और इससे ये पता लग जाता है लोक नीति से
कि यदि इस तरह करेंगे तो उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं, यानी लोक नीति के माध्यम से इन उद्देश्यों को पहुंचा जा सकता है, इन उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। तो लोक नीति क्या है? सरकार के लक्ष्य होते हैं इसमें, जो मार्गदर्शक का काम करती है और ये बताती है कि उन लक्ष्यों तक कैसे पहुंचा जा सकता है, यानी ऐसा बोल सकते हैं ये एक प्लान है, ठीक है, जिसके माध्यम से हम अपने लक्ष्य हासिल करते हैं। दूसरा, सरकार की गतिविधियां एक सतत और निश्चित होती है। सरकार की गतिविधियां लोक नीति, लोक नीति एक हमेशा सतत और निश्चित क्रम में होती है। लोक नीति एक सीक्वेंस से चलती है, ऐसा अप डाउन नहीं आता है इसमें, और एक हमेशा चलने वाली प्रोसेस है, ठीक है। जब तक आपको लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता तब तक एक सतत रूप से और निश्चित क्रम में चलती है। जैसे मैं आपको बताऊं, आपने अपनी प्लान बनाया, अपनी लोक नीति बनाई, खुद की स्टूडेंट हैं कि मुझे 1 साल तक कंटिन्यू, जब तक लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता तब तक मुझे मेहनत करनी है। तो बताओ, सतत करनी है, जब तक लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता, निश्चित क्रम में करनी है। कभी ऐसा नहीं 10 घंटे पढ़ लिए, कभी 8 घंटे पढ़ लिए, कभी 12 घंटे पढ़ लिए, कभी 4 दिन पढ़े ही नहीं, एक निश्चित क्रम होना चाहिए, तब जाके इन लोक नीति की विशेषता यही है कि बताओ सतत होनी चाहिए और निश्चित क्रम में होनी चाहिए। मैं आपको अप्लाइड समझा रहा हूँ, अप्लाइड उदाहरण देकर समझा रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें रटनी ना पड़े, वहाँ ऑप्शन आएंगे आपके। नीतियाँ सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक। सकारात्मक कैसे कि क्या क्या फायदे हैं, नकारात्मक कैसे कि उन हानियों से कैसे बचा जा सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लोग होते हैं। आप पॉजिटिव हैंडल कैसे करेंगे, पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे, और नेगेटिव से तो नेगेटिव से दूर रहेंगे, नेगेटिव से बचेंगे। तो ये सकारात्मक भी होते हैं, नकारात्मक। जैसे आपको होता है कि कुछ जो टाइम टेबल बनाते हैं उसके पॉजिटिव इंपैक्ट भी होता है, नेगेटिव। तो नीतियां के भी कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट होते हैं, कुछ नेगेटिव होता है, यानी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होती है। नीतियां देश के सामान्य कानून, ध्यान रखना, लोक नीति सरकार की नीतियां, तो सरकार की नीतियां तो सरकार के कानूनों पर होगी, संविधान पर आधारित होगी। तो ध्यान रखना, लोक नीतियां सरकार के कानूनों पर होती है, संविधान पर आधारित होती है, संवैधानिक रूप से ये बाध्य होती है, संवैधानिक प्रक्रिया होती है, संवैधानिक और कानूनी रूप से ये क्या होती है, बाध्य होती है, ये ध्यान रखें। और इनका उल्लंघन करने पर बल प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट, ये लोक प्रबंधन का काम करती है। पब्लिक मैनेजमेंट कैसे, पब्लिक को मैनेज कैसे किया जाए, पब्लिक मैनेजमेंट। लोक प्रशासन का काम क्या होता है, एक प्रशासक बनता है आईएएस आरएएस अधिकारी, उसका काम क्या है कि बताओ पब्लिक डीलिंग कैसे की जाए, लोगों को कैसे मैनेज किया है। तो लोक प्रबंधन पर बल दिया जाता है इसमें। यानी आपने पॉलिसी बनाई है तो उसमें पब्लिक मैनेजमेंट पर बल दिया जाता है, लोक प्रबंधन पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट, समस्या समाधान की विधि है। आपके सामने कोई समस्या आएगी तो उसका समाधान बनने के लिए आपको कोई नीति बनानी पड़ेगी, कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और ये समस्या समाधान की विधि है। ये सारी किसकी विशेषताएं, लोक नीति की। तो लोक नीति क्या है, सरकार के लक्ष्य होते हैं, उसमें वो रिफ्लेक्ट होते हैं, मार्गदर्शक का काम करती है, सतत और निश्चित होती है, सकारात्मक और नकारात्मक होती है, कानूनों पर आधारित होती है, लोक प्रबंधन पर बल देती है और समस्या समाधान की एक विधि है। तो ये लोक नीति की महत्वपूर्ण विशेषताएं हो गई। तो दोस्तों, बिल्कुल पैसेंस और धैर्य के साथ पढ़ें। पहली बार पढ़ रहे हैं तो कुछ चीज़ें नई हैं आपके सामने, और नई चीज़ें अडॉप्ट करने में अपना ब्रेन थोड़ा सा वक्त लेता है, तो थोड़ा रिलैक्स हो, 5 मिनट का ब्रेक लेके, पानी पी के, चाय पी के फिर वापस बैठें, अच्छे से इस टॉपिक को तैयार कर लें। अच्छा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैंने आपकी एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, जो हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हैं, कि हमने कंप्लीट राजस्थान पॉलिटी करा दी। राजस्थान पॉलिटी का केवल एक ही टॉपिक बचा है, वो है हाई कोर्ट। इसके अलावा मैंने कंप्लीट राजस्थान पॉलिटी करा दी है इस हमारे यूट्यूब चैनल पर, जीके पॉइंट राहुल पर। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके राजस्थान पॉलिटी का पेज मतलब कॉलम बना है, और वहाँ पे जाके सारी चीज़ें आप राजस्थान पॉलिटी कंप्लीट देख सकते हो। अब अपना लास्ट स्टेज चल रहा है जिसमें हाई कोर्ट कराना है, लोक नीति आज करा देंगे, उसके बाद विधिक और नागरिक अधिकार पत्र जो नया है सबके लिए वो करवाएंगे, ठीक है। तो आप हमारा राजस्थान पॉलिटी और अन्य भी सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी है, साइंस है और कंप्यूटर है, उसको भी धीरे धीरे कंटिन्यू किया जाएगा। और करंट के भी कुछ स्कीम्स हैं, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, वो भी वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। और इतनी सारी जानकारी यहाँ पर, लोक नीति अच्छा टॉपिक मिल रहा है, तो लाइक ज़रूर करें। डबल लाइक नहीं करना है, ऐसा नहीं राहुल सर के लिए आप डबल लाइक कर दें, नहीं, डबल लाइक करोगे तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो एक सिंगल ही लाइक करना है, लाइफ में सिंगल एक लाइक होता है, डबल लाइक नहीं करना है। चलो चलते हैं अपन दोस्तों अपने टॉपिक पे। तो लोक नीति के बारे में हमने अभी तक क्या पढ़ा कि लोक नीति क्या होती है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, उसका विकास क्रम क्या है। अब चलते हैं लोक नीति का निर्माण कैसा होता है। तो यह सरकार की नीतियां हैं, तो इसका निर्माण कौन करेगी, एक तो सरकारी स्तर पर किया जाता है और एक गैर सरकारी स्तर पर भी किया जाता है। तो लोक नीतियों का निर्माण 2 स्तर पर किया जाता है, सरकारी स्तर पर और गैर सरकारी स्तर पर। अब देख लेते हैं कैसे।
तो सरकार के स्तर पर कानून देखो, सरकार के 3 अंग होते हैं, आपने सुना होगा। सरकार 3 होती है, राज्य सरकार होती है, केंद्र सरकार होती है, प्रांतीय सरकार होती है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार और एक प्रांतीय सरकार होती है। अब देखिए, सरकार के 3 अंग होते हैं किसी भी सरकार के: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ तो प्रेस या मीडिया होता है। लेकिन सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। व्यवस्थापिका कानून बनाने का काम करती है, लोक नीतियां बनाती है। कार्यपालिका उन्हें लागू करती है, और सही और गलत का निर्णय कौन करती है? न्यायपालिका करती है। व्यवस्थापिका द्वारा कानून बनाए जाते हैं, कार्यपालिका द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है, लागू किया जाता है, और न्यायपालिका के द्वारा जो बनाए गए कानून सही है या गलत इसका निर्णय किया जाता है। अब देखिए, हमने क्या, व्यवस्थापिका कानून बनाने का काम करती है, तो केंद्र पे स्तर पर जो होगी उसे बोलते हैं संसद। केंद्र स्तर पर जो व्यवस्थापिका होती है उसे बोलते हैं संसद। राज्य स्तर पर होता है उसे बोलते हैं विधानमंडल। विधानमंडल आपको होता है, एक सदनात्मक भी होता है और द्विसदनात्मक भी होता है। भारत के भी 6 राज्यों में द्विसदनात्मक है, बाकी सभी में एक सदनात्मक है। ठीक है, तो कानून कौन बनाती है? व्यवस्थापिका। तो केंद्र स्तर पे कौन बनाएगी? संसद। और राज्य स्तर पे कौन बनाता है? विधानमंडल बनाता है। कौन बनाता है? विधानमंडल। तो कानून बनाने वाली सरकार सरकार के 3 अंग होते हैं। कानून कौन बनाती है? व्यवस्थापिका। केंद्र स्तर पर संसद, और राज्य स्तर पर कौन बनाता है? विधानमंडल। अब देखिए, संसद का मतलब एमपी, संसद में कौन बढ़ता है? एमपी। और विधानसभा में कौन बढ़ता है? एमएलए। एमपी और एमएलए मिलकर ये कानून बनाते हैं, इसका मतलब ये हुआ। लेकिन ध्यान रखना, एमपी और एमएलए को इतना अच्छा कानून का ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, अब ये कानून वास्तव में कौन बनाते हैं? देखिए, एमपी और एमएलए होते हैं, ये अस्थायी कार्यपालिका होती है। ये किसका पार्ट है? अस्थायी, क्योंकि 5 साल तक रहते हैं, 5 साल बाद दूसरे नहीं आ जाते हैं, तो ये अस्थायी कार्यपालिका होती है, यानी इसे बोलते हैं राजनीतिक कार्यपालिका। और एक होती है स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका 60 साल तक नौकरी करेंगे, तो वो होते हैं नौकरशाह, आईएएस, आरएएस, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, तो वो होते हैं स्थायी कार्य। 2 प्रकार की कार्यपालिका होते हैं: अस्थायी या राजनीतिक कार्यपालिका जिसमें एमएलए और एमपी आते हैं, सांसद और विधायक आते हैं; स्थायी कार्यपालिका जिसमें नौकरशाह। अब एमएलए और एमपी को इतना नॉलेज नहीं होता है नीति कैसे बनानी है, ठीक है, उसमें कौन कौन सा प्रोविजन होने चाहिए। तो प्रत्येक मंत्री के नीचे, आपको पता है, प्रत्येक मंत्री के नीचे, ठीक है, उसकी सलाह के लिए क्या होता है? आईएएस अधिकारी होता है। प्रत्येक केंद्र स्तर प्रत्येक मंत्री के नीचे क्या होता है? आईएएस अधिकारी होता है, जो उसका सचिव कहलाता है। क्या कहलाता है? सचिव कहलाता है। जिसे मुख्यमंत्री के लिए मुख्य सचिव होता है। मुख्यमंत्री के लिए क्या होता है? मुख्य सचिव। मुख्यमंत्री को सहायता देने के लिए मुख्य सचिव होगा। तो बताओ, मंत्री को सहायता देने के लिए क्या होता है? सचिव। सचिव आईएएस रैंक का अधिकारी होता है। ठीक है, तो बताओ, वास्तव में नीतियां कौन बनाता है? तो वास्तव में नीतियां आईएएस और आरएएस अधिकारी बनाते हैं। ठीक है, हाँ, उनको पेश कौन करते हैं? तो उनको पेश कौन करते हैं? संसद में, या अपन कह सकते हैं विधानमंडल में, तो वो एमएलए और एमपी करते हैं। तो इतनी चीजें समझ में आ गई कि नीति कौन बनाता है। तो अस्थायी कार्यपालिका एमएलए और एमपी बनाते हैं, इन संसद और विधानसभा में, विधानमंडल में बनती है। लेकिन वास्तव में देखें तो आईएएस अधिकारी और आरएएस अधिकारी बनाते हैं, जो मंत्री को फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि मंत्रियों को इतनी जानकारी नहीं होती किसी भी क्षेत्र में। नेक्स्ट, तो बताओ, बनाती व्यवस्थापिका है। बनाती कौन है नीतियां? व्यवस्थापिका यानी सरकार बनाती है। संसद, कहते हैं देश में कानून बनने वाली सबसे बड़ी संस्था है संसद है, और राज्य में कौन सी है? विधानमंडल। ये कानून बनाती है, लेकिन लागू कौन करती है? कार्यपालिका। और वो भी कौन सी कार्यपालिका? स्थायी कार्यपालिका, नौकरशाह उन्हें लागू करते हैं। सरकार ने कानून बना दिए, उनको ग्राउंड लेवल पे लागू कौन करना है? तो उनको ग्राउंड लेवल पर आपको नौकरशाह, ब्यूरोक्रेसी लागू करती है। जिले में आईएएस अधिकारी, कलेक्टर लागू करता है उन्हें। ठीक है, तो इस लेवल पे इन्हें लागू किए जाते हैं। तो ये तो हो गया, सरकार के द्वारा नीतियों का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं? गैर सरकारी स्तर पर दबाव समूह। आपको तो अलग अलग समूह होते हैं, और ये समूह जब दबाव डालते हैं तो उन्हें बोलते हैं दबाव समूह। ठीक है, राजनीतिक पार्टीज अपना पक्ष रखती है, नागरिक आप अपना समूह बनाते हैं, तो ये गैर सरकारी स्तर पे भी अलग अलग नीतियां बनती, जैसे एनजीओ लेवल पे बनती है। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट संस्थाएं कि सरकार में नीति बनाने के लिए सबसे बड़ी संस्था, पहले योजना आयोग होती थी, अब कौन है बताओ? नीति आयोग है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बन गया। और नीति आयोग के बारे में यदि आप कंप्लीट जानकारी चाहते हो, प्री और मेंस की, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या हमारे जीके पॉइंट राहुल यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहां मैंने नीति आयोग को कंप्लीट डिटेल से करा रखा है। नीति आयोग टॉपिक मैंने कंप्लीट करा रखा है, तो वहां पे आप चले जाइए। तो नीति आयोग वहां पढ़ सकते हैं, वहां से जाके देख सकते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो हमारे नीतियां बनाता कौन है? तो नीति आयोग बनाता है, राष्ट्रीय विकास परिषद। और राज्य स्तर पर राज्य आयोजना बोर्ड बनाता है, राज्य आयोजना बोर्ड, जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। नियोजन बोर्ड बोल दीजिए, आयोजन बोर्ड। नेक्स्ट, तो ये तो हो गया बनाता कौन है लोक नीतियां। सरकार की नीतियां सरकार बनाती है सरकारी स्तर पर, और गैर सरकारी स्तर पर दबाव समूह, एनजीओ इत्यादि। लोक नीति प्रक्रिया क्या है? लोक नीति की प्रोसेस क्या है? तो देखो, लोक नीति का सबसे पहले क्या होता है? निर्माण होता है, फिर उसका
यदि आपकी नीतियां बन गई, निर्माण हो गया, तो उसका इम्प्लीमेंट होगा, क्रियान्वयन होगा, और उसके बाद उसका होगा मूल्यांकन कि आपने जो नीति बनाई वो सही तरीके से लागू हुई या नहीं हुई, उसे बोलते हैं मूल्यांकन करना। क्या करना? मूल्यांकन करना। तो नीति का निर्माण होता है, फिर निर्माण होने के बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, और फिर उसका इवैल्यूएशन, मूल्यांकन किया जाता है। तो देखिए लोक नीति प्रक्रिया, तो देखिए मैं आगे थोड़ा बाद में बताऊंगा कि देखिए 3 चरण हो गए इसके लोक नीति के चरण। लोक नीति के कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं, ये आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। सबसे पहले क्या होगा? कोई भी पॉलिसी होगी उसका निर्माण किया जाएगा। कोई भी पॉलिसी होगी उसका क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा। तो ये तो हो गया लोक नीति का क्या हो गया? निर्माण। पहला चरण तो लोक नीति का निर्माण होगा, ठीक है। अब लोक नीति का निर्माण करने के बाद उसका होगा क्रियान्वयन। आपने कोई नीति बना ली, मान लीजिए आपने टाइम टेबल बना लिया, तो उसको इंप्लीमेंट तो करना पड़ेगा ना, उसको फॉलो तो करना पड़ेगा। तो वो होता है उसका क्रियान्वयन। क्या होता है? क्रियान्वयन। और लोक नीति के निर्माण के चरण में, लोक नीति के चरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण कौन सा है? क्रियान्वयन। यदि आपने लोक नीति अच्छी खासी बना ली लेकिन उसका इंप्लीमेंट सही नहीं हुआ, तो बताओ उसका कोई फायदा नहीं होगा, उसकी सक्सेस रेट बिल्कुल कम हो जाएगी। तो देखिए हमने कहा कि लोक नीतियां कितनी भी अच्छी हो, यदि वो इंप्लीमेंट नहीं होती है तो बताओ उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो बताओ लोक नीति के चरण में कौन सा चरण महत्वपूर्ण है? तो इंप्लीमेंट वाला चरण है। यदि इंप्लीमेंट अच्छे से हो गया तो बताओ प्रत्येक निर्धन, वंचित, शोषित सभी वर्गों तक इसकी पहुंच हो जाएगी और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि इसका इंप्लीमेंट होना, सही होना बहुत जरूरी है। अब इंप्लीमेंट में बाधाएं कौन कौन सी होती है? इंप्लीमेंट में बाधाएं हो सकती है, सामाजिक कारक बाधा आ सकते हैं, ठीक है, राजनीतिक कारक बाधा आ सकते हैं, तकनीकी पहलू भी हो सकते हैं, आर्थिक कारक भी बाधा आ सकते हैं, प्रशासनिक कारक, प्रशासक खुद बाधा आ सकता है, ठीक है, राष्ट्रीय कारक और अंतर्राष्ट्रीय, ये सभी कारक आपको तो इसके क्रियान्वयन को प्रभावित करते हैं। अब क्रियान्वयन है तो सुझाव क्या है? तो लोक नीति की सफलता किस पे डिपेंड करती है? लोक नीति की सफलता उसके क्रियान्वयन या इंप्लीमेंट पर डिपेंड करती है। तो देखिए इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके क्रियान्वयन के लिए जन उन्मुख, जनता के लिए जो उन्मुख है और प्रक्रिया उसको सरल और प्रभावी बनाया जाए। दल प्रशासन के उदाहरण है, जिला स्तर पर जिला अधिकारियों द्वारा मॉनिटरिंग की जाए, विकास कार्यों में आ रही समस्याओं का आपको उसको फाइंड आउट किया जाए। तो ये क्रियान्वयन लेवल पर क्या है? बाधाएं, उनको अपन दूर कर सकते हैं। अब सबसे अंतिम स्टेज आता है कि आपने उसका इम्प्लीमेंट कर लिया, आपने कोई नीति बनाई, उसके बाद उसको लागू कर दिया, क्रियान्वयन कर दिया। अब उसका मूल्यांकन करना है कि आपने जो नीति बनाई थी और उसको लागू किया था, उसका फाइनली रिजल्ट क्या है, उसका मूल्यांकन करना है। और ये अंतिम चरण होता है। तो 3 चरण होता है, निर्माण करना पहला चरण, क्रियान्वयन दूसरा, और मूल्यांकन तीसरा चरण होता है। मूल्यांकन करना या विश्लेषण करना, इसमें सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि जो आपने नीति बनाई थी क्या वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में, उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रही है, या जिस वंचित वर्ग तक, निर्धन तबके तक आप पहुंचाना चाहते थे नीतियों को, क्या वास्तव में ग्राउंड लेवल पर उनको इसका फायदा मिला है? जैसे मनरेगा, तो मनरेगा योजना बनाई तो मनरेगा में वास्तव में उस लेवल तक फायदा मिला है जहां तक जिन लोगों को वास्तव में फायदा मिलना चाहिए। या बोलते हैं पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिंग सर्विस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब देखिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस में क्या होता है कि आपको ये देखना है कि वास्तव में जो गरीब लोग थे, जो इसके दायरे में आते थे, जिनको खाद्यान्न मिलना चाहिए था, क्या उन लोगों को खाद्यान्न प्राप्त हुआ? क्या गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न प्राप्त हुआ? ये आपको देखना होता है, ये होता है मूल्यांकन। या मान लीजिए आप कोई रोड कार्य करवा रहे हो, ठीक है, जब आप सड़क निर्माण, पुल निर्माण का कार्य करा रहे हो, तो ये मूल्यांकन होता है कि परियोजना पर लागत कितनी आई, क्या लागत, जितनी लागत आई उतने गुणवत्ता का प्रयोग हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। इन सभी चीज़ों का जब हम मूल्यांकन करते हैं और फिर लास्ट में ये भी बताते हैं कि इस नीति में ये कमियां रह गई थी, और सुझाव दिए जाते हैं कि इन कमियों को दूर किया जाए और नए सिरे से नीति में संशोधन किया जाए। ये होता मूल्यांकन। तो देखिए अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, पहले निर्माण, फिर क्रियान्वयन और फिर मूल्यांकन। और मूल्यांकन का सबसे बेस्ट तरीका है सामाजिक लेखा परीक्षण, सोशल ऑडिटिंग। समाज के द्वारा आप ग्राउंड लेवल पर मीडिया के द्वारा या अन्य मीडिया के माध्यम से हो सकता है, एनजीओ के द्वारा या सरकारी अधिकारियों के द्वारा, वहां पर ग्राउंड लेवल पर जाकर पूछा जाता है, जनता से पूछा जाता है कि ये योजना कैसे रही, क्या आपको इसका फायदा मिला, वास्तव में जिनको मिलना चाहिए उनको मिला। समाज के लोगों से पूछा जाता है, उन्हीं के द्वारा परीक्षण किया जाता है। इसे बोलते हैं सोशल ऑडिटिंग। आरएस मेंस में पूछा भी गया था। तो सोशल ऑडिटिंग सबसे बेहतर तरीका है मूल्यांकन का।
तो ये हमने देखा लोक नीति का निर्माण कितने चरणों में होता है, 3 चरणों में होता है, निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन। अब इन 2 चरण को, निर्माण और क्रियान्वयन, निर्माण करना और उसको इंप्लीमेंट करना, इनको सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, लोक नीति प्रक्रिया बोलते हैं। लोक नीति प्रक्रिया में 2 चीजें आती है, फर्स्ट और सेकंड चरण। तो ये चीजें आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब देख लेते हैं लोक नीति के प्रकार। देखिए दोस्तों, प्री, मेंस और लोक नीति से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे 100%। इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेंथी भी वीडियो हो सकता है, लेकिन मैं बार बार चीज़ों को रिपीट कर रहा हूं ताकि पहली बार पढ़ रहे जो स्टूडेंट है उनको मेमोराइज हो जाए, उनको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, और मैं आपको अलग अलग पहलू से भी इस टॉपिक को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब चलते हैं लोक नीति के प्रकार। अब अपन देखेंगे लोक नीति के प्रकार कि कौन कौन से टाइप की लोक नीति होती है, कौन कौन से प्रकार लोक नीति। तो पहला लोक नीति का प्रकार है तात्विक और सार गर्भित लोक नीति। तात्विक और सार गर्भित लोक नीति, देखिए सिंपल सा है, ऐसी लोक नीति जिसमें समाज के सभी वर्गों के विकास पर बल दिया जाता है, इसे बोलते हैं समावेशी विकास या सार्वभौमिक विकास, जिसमें समाज के सभी वर्ग, वंचित, शोषित, निर्धन, ठीक है, या वर्जन, या अपन कह सकते हैं कि परित्यक्ता, विधवा, या अपन जितने भी महिलाएं हैं वंचित, शोषित, उन सब समाज के सभी वर्गों के विकास पर बल दिया जाता है। तो ऐसी जो लोक नीति होती है उसे बोलते हैं तात्विक या सार। तात्विक और सारगर्भित लोक नीति, क्वेश्चन कैसा आएगा कि ऐसी लोक नीति का वह कौन सा प्रकार है जिसमें समाज के सभी वर्गों के विकास पर बल दिया जाता है, तो वह तात्विक या सारगर्भित लोक नीति। इसे बोलते हैं सार्वभौमिक विकास, यानी समाज के सभी वर्गों के विकास पर बल दिया जाता है, और इसे बोलते हैं समावेशी विकास। समाज के सभी वर्गों के विकास पर बल देंगे तो उसे बोलेंगे समावेशी विकास, और इसे सामाजिक न्याय सुनिश्चित होता है। अब देखिए 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना ये समावेशी विकास के मॉडल पर थी। हम लोक नीति का मतलब क्या होता है, योजनाएं, तो पंचवर्षीय योजनाएं लोक नीति का ही पार्ट है। ठीक है, तो 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना, कौन सी पंचवर्षीय योजना समावेशी विकास के मॉडल पर थी, तो 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना। और मैं आपको बता दूं 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना की थीम भी पूछी जाती है। ठीक है, अब मैं आरएस प्री के पेपर बताऊंगा और उसके क्वेश्चन बताऊंगा जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। देखिए ये आरएस प्री का क्वेश्चन है, इसमें देखिए भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य का थीम बतानी है। तो भारत की 12वीं पंच, देखो पहले 12वीं पंचवर्षीय योजना कब, तो मैंने बताया 1 अप्रैल 2012 से शुरू हुई थी, जो 31 मार्च 2017 को समाप्त हो गई, क्योंकि पंचवर्षीय योजना बनाता था योजना आयोग, उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग है। तो ये हमारी अंतिम पंचवर्षीय योजना थी 12वीं। उसके बाद नीति आयोग 15 वर्षीय प्लान बना रहा है। अब देखिए भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, भारत की जो 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, उसकी थीम क्या है। ठीक है, तो हमने कहा कि 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय समावेशी विकास पर है। तो देखिए समावेशी विकास का उदाहरण ये देखो, ये आ रहा ज्यादा तेज धारणी और समावेशी वृद्धि। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। एक और क्वेश्चन 11वीं 12वीं का, तो बोलते 11वीं पंचवर्षीय योजना की भी थीम पूछी गई है, किसमें किस पे जाए, तो इसका आंसर आप खुद मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी। और एक क्वेश्चन और छोड़ के जा रहा हूं राजस्थान वालों के लिए कि राजस्थान की जो 12वीं पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी उसमें कृषि का लक्ष्य कितना रखा गया था, उद्योग का कितना, सेवा और ऑल ओवर कितना लक्ष्य रखा गया था, इसको मैच करके आंसर बताना है। देखते हैं, अपनी तैयारी को चेक कर लीजिए कि आपको वास्तव में आता है या नहीं आता है। नहीं आता तो सीखिए, जानिए और फिर आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने एक तो बता दिया 12वीं पंचवर्षीय योजना की थीम, अब 11वीं की, और ये आपको क्वेश्चन बताना है कमेंट बॉक्स में। और इससे ये भी लग जाएगा 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना अभी भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो पहली लोक नीति देख ली, तात्विक लोक नीति, जिसमें समावेशी विकास पर बल दिया जाता। दूसरी नियामक नीति या नियंत्रण, नियामक वाला रेगुलेट करना, किसको, ऐसी नीति जिसमें व्यापार को रेगुलेट किया जाता है, आयात निर्यात को, व्यवसाय को, सुरक्षा संबंधी पहलू पर ध्यान दिया जाता है। नियामक वाला रेगुलेट करना, किसको, आप व्यापार को रेगुलेट कर रहे हो, आयात निर्यात को रेगुलेट कर रहे हो, अपने बिजनेस को रेगुलेट कर रहे हो। ठीक है, तो बताओ ऐसी नीति जिसमें नाम से पता नियामक यानी कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, सुरक्षा संबंधी पहलू, व्यापार संबंधी पहलू, व्यवसाय संबंधी पहलुओं पर बल दिया जाता है, उस नीति को क्या बोलते हैं, नियामक नीति। जैसे मैं उदाहरण बता दूं, भारत में पहले फेरा चलता था, क्या चलता था, फेरा। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट चलता था। 1999 में इसका नाम बदलकर इसके स्थान पर नया एक्ट लेके आ गए, उसका नाम है फेमा। तो फेरा के स्थान पर फेमा आ गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, इकोनॉमिक्स पढ़ी तो ये चीज समझ आ गई, फेरा के स्थान पे क्या आ गया, फेमा आ गया। तो ये क्या किया गया, रेगुलेट करने के लिए, व्यापार को रेगुलेट करने के लिए सारी चीजें क्या कर दी गई, चेंज कर दी गई। तो यही तो क्या कहलाती है, व्यापार को रेगुलेट करने वाली जो नीति कहलाती है वो नियामक नीति कहलाती है।
अब है वितरणात्मक नीति। आप जितना भी डिस्ट्रीब्यूटिंग करते हो, वितरण करते हो, वितरणात्मक नीति आपको सार्वजनिक, आपको होता है पीडीएस योजना नाम सुना होगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसमें जो बीपीएल परिवार के लोगों को है उनको गेहूँ, ठीक है, चावल इत्यादि राशन के सामान दिया जाता है। तो वर्ग विशेष के लिए होता है, जो बीपीएल वर्ग विशेष है, ठीक है। तो सार्वजनिक वितरण यानी वितरणात्मक नीति में किसी वर्ग विशेष जो कमजोर है, वर्ग विशेष है, उस पर आपको होता है वितरण संसाधनों पर बल दिया जाता है। और लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य होता है गरीब वंचित तबके के लोगों को आपको होता है समाज की मुख्य धारा में लाना। तो ये लोकतंत्र का आधार स्तंभ कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोकतंत्र का आधार स्तंभ कौन सी नीति कहलाती है? तात्विक नीति, नियामक नीति, वितरणात्मक नीति या विषय नीति? तो वितरणात्मक नीति लोकतंत्र का आधार स्तंभ कहलाती है। स्टार लगा लीजिए, क्योंकि इसमें आप वर्ग विशेष में जो संसाधन है उनके वितरण पर बल दिया जाता है। नाम ही वितरणात्मक नीति। पुनः वितरणात्मक नीति, देखिए वो वितरणात्मक थी, पुनः वितरणात्मक है। इसमें भूमि सुधार जैसी नीतियों को अपनाया जाता है। तो भूमि सुधार जैसी नीतियों को कौन सी लोक नीति में अपनाया जाता है? तो आंसर होगा पुनः वितरणात्मक नीति में। और नेक्स्ट एक क्वेश्चन बनता है जिसमें क्षेत्रीय विकास पर बल दिया जाता है, वो कौन सी लोक नीति है? तो विषय, यानी किसी क्षेत्र विशेष के विषय पर ही बल दिया जाता है, तो वो विषय नीति कहलाती है। तो लोक नीति के 5 प्रकार हो गए। तात्विक, रिपीट कर रहा हूँ, जिसमें समावेशी या सार्वभौमिक विकास, समाज के सभी वर्गों के विकास पर बल दिया जाता है। नियामक, जिसमें व्यापार व्यवसाय को नियंत्रित किया जाता है। वितरणात्मक, पीडीएस सिस्टम, ठीक है। पुनः वितरण, भूमि सुधार, और विषय नीति, क्षेत्र विकास पर बल दिया जाता है। तो ये 5 प्रकार की लोक नीति होती है। आई होप, उम्मीद करता हूँ पूरी चीज़ें ये समझ में आ गई होगी। लोक नीति के प्रकार 5 प्रकार की लोक नीति होती है। अब देखेंगे लोक नीति के कौन कौन से सिद्धांत हैं। ये अंतिम स्टेज है इस लोक नीति का। अब देख लेते हैं लोक नीति के निर्माण और क्रियान्वयन। लोक नीति का निर्माण और क्रियान्वयन के कौन कौन से सिद्धांत है, कौन कौन से मॉडल है, कौन कौन से प्रतिमान है। तो देखिए, लोक नीति का जो पहला सिद्धांत आता है निर्माण और क्रियान्वयन का, वो था संस्थानिक दृष्टिकोण। संस्थानिक दृष्टिकोण का मतलब है इस मॉडल में लोक नीति का निर्माण करने और क्रियान्वयन करने में औपचारिक संगठनों की भूमिका रहती है। तो आपसे पूछेंगे कि लोक नीति का संस्थानिक मॉडल क्या कहलाता है? इस मॉडल में लोक नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में औपचारिक संगठनों की कितनी भूमिका है उसका अध्ययन किया जाता है। तो एक वर्ड अंडरलाइन कर लेना, ऐसा मॉडल जिसमें लोक नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में औपचारिक संगठनों की भूमिका का अध्ययन किया जाता है कि औपचारिक संगठनों की कितनी भूमिका है लोक नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में, उसे बोलते हैं संस्थानिक दृष्टिकोण। दूसरा है लोक नीति का नव संस्थानिक दृष्टिकोण, और इसमें लोक नीति के निर्माण और क्रियान्वयन, पहले निर्माण होगा फिर क्रियान्वयन, निर्माण और क्रियान्वयन केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार की कितनी भूमिका है उसका अध्ययन किया जाता है। यानी लोक नीति के निर्माण और क्रियान्वयन केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार की कितनी भूमिका है, उस मॉडल को क्या कहते हैं? नव संस्थानिक दृष्टिकोण कहते हैं। तीसरा खेल सिद्धांत। लोक नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में खेल सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। खेल सिद्धांतों की कितनी भूमिका है, जैसे 2% जीरो सम गेम, प्रिजनर्स डायलेमा गेम, इनका खेल सिद्धांत है ये। इन खेल सिद्धांतों का कितना योगदान है उसका अध्ययन किया जाता है, उसे बोलता है खेल सिद्धांत। अभिजन वर्ग, आप जानते हो जो प्रतिष्ठित वर्ग होता है, जो अमीर होता है, रिच होते हैं, प्रतिष्ठित वर्ग होते हैं, कोई वर्ग विशेष होता है जो अपना समाज में प्रभुत्व रखता है, उसे बोलते हैं अभिजन। तो अभिजन वर्ग यानी इस मॉडल में लोक नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में केवल अमीर लोगों को, ठीक है, रिच फैमिली वालों को, हाई प्रोफाइल लोगों को ही खुश किया जाता है, उन्हीं के लिए बनाई जाती है। सरकार के जो निकट लोग हैं उनके कल्याण के लिए, भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने के लिए जो आपको पता है लोक नीति बनाई जाती है, उस मॉडल को बोलते हैं अभिजन वर्ग। जैसे अंबानी ग्रुप है, अडानी ग्रुप है, ये बड़े बड़े ग्रुप हैं, और सरकार के द्वारा यदि ऐसी कोई नीति बनाए, ठीक है, जिसमें सिर्फ आपको पता है इन्हीं लोगों को खुश करने के लिए नीति बनाई जाती है, तो वो मॉडल क्या कहलाएगा? लोक नीति का अभिजन वर्ग प्रतिमान कहलाता है। और पूंजीपति सरकार में ऐसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट, अभिवर्धी या वर्धिशील मॉडल, ये इंपॉर्टेंट है। अभिवर्धी या वर्धिशील मॉडल, अभिवर्धी या वर्धिशील मॉडल। देखिए नाम से पता है अभिवर्धी वर्धी होना। तो देखिए इन नीतियों का निर्माण, देखो नीतियों का निर्माण तो एक ही बार होता है। देखो कोई सरकार आई, उसने नीति बना दी, तो नीतियों का निर्माण तो एक ही बार होता है, दूसरी सरकार उसमें संशोधन करती है। जैसे राजस्थान में पहले अन्नपूर्णा रसोई योजना चलती थी, बीजेपी सरकार, अब कांग्रेस सरकार आई, उन्होंने इंदिरा रसोई योजना कर दिया। इसका मतलब क्या, योजना तो वही है, उसमें हल्के फुल्के संशोधन किए, उसका नाम चेंज कर दिया। मतलब नीतियां एक ही बार बनती है, सरकार समय समय पर उनमें क्या करती रहती है, जैसे योजना आयोग चलता था, अब उसकी जगह नीति आयोग हो गया, तो उसमें हल्का सा, नीतियां वही है, थीम वही है, उसमें हल्का सा संशोधन कर देती है, ठीक है। अब देखिए
ये कहाँ होता है, जो अविकसित देश है या जो विकासशील देश है, जिसे बोलते हैं तीसरा विश्व, ठीक है, थर्ड वर्ल्ड, ठीक है। तो तीसरा विश्व जो अविकसित है या विकासशील देश है, उनके लिए ये नीति उपयुक्त है, क्योंकि बार बार नीति नहीं बनानी पड़ेगी। एक नीति बना दी, दूसरी सरकार नई नीति नहीं बनाएगी, उसमें संशोधन कर देगी, तो नई नीति नहीं बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो बार बार नीति बनाने से बच सकते हैं अपन, ठीक है, समय भी बचेगा, बार बार नीति भी नहीं बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो एक ही बार नीति बनती है, उसमें बार बार दूसरी सरकार आकर उसमें केवल संशोधन करती है, और ये सबसे प्रचलित प्रतिमान है। सबसे इंपॉर्टेंट, लोक नीति का सबसे प्रचलित मॉडल कौन सा है, तो अभिवर्धी या वर्धशील मॉडल है, ठीक है। नेक्स्ट, लोक नीति का नेक्स्ट मॉडल है समूह मॉडल। कौन सा है, समूह मॉडल। नाम समूह से जान रहे हो कि अलग अलग समूह यदि दबाव डालेंगे तो उन्हें बोलते हैं दबाव समूह। यदि लोक नीति का निर्माण और क्रियान्वयन में विभिन्न समूह की भागीदारी का अध्ययन किया जाता है, अलग अलग समूह होंगे और वो दबाव डालेंगे, उन्हें बोलते हैं दबाव समूह। तो लोक नीति का निर्माण और क्रियान्वयन में दबाव समूह की भूमिका का अध्ययन किया जाता है, तो दबाव समूह की भूमिका, तो इसे बोलते हैं समूह मॉडल। सबसे इंपॉर्टेंट स्टार लगा लीजिए, कचरा पात्र मॉडल। ये एग्जाम में कई बार पूछा था, कचरा पात्र मॉडल। देखिए कचरा पात्र क्या होता है। मान लीजिए आपने देखा होगा नगर निगम की आपकी डोर टू डोर बस टेम्पो आते हैं जो कचरा उठा के ले जाते हैं। तो पहले कचरा उठाने के लिए टेम्पो आया जिसमें कचरा डालेंगे अपन, तो कचरा उठाने के लिए ये टेम्पो आया, ठीक है। और इसमें क्या कचरा डाला गया, इसमें कचरा डालते हैं। तो कचरे का समाधान क्या है कि बताओ, कचरा पात्र। तो कचरा पात्र तो पहले साथ लेके घूमते हैं। कचरा पात्र आपको होता है टेम्पू, कचरा पात्र के रूप में टेम्पू होता है। तो टेम्पू में कचरा पात्र रखा जाता है और उसमें फिर कचरा डाला जाता है। तो कचरा की समस्या क्या है, कचरा पात्र। कचरे की समस्या क्या है, कचरा पात्र। तो पहले कचरा पात्र लेंगे और फिर उसमें कचरा डालेंगे। तो पहले कचरा पात्र लेंगे, यानी पहले समस्या को पहले सामने रखेंगे और फिर समस्या को ढूंढा जाएगा। पहले कचरा पात्र वाला टेम्पू साथ लेंगे और फिर कचरे को ढूंढा जाएगा, और घर घर जाके कचरे को ढूंढेंगे, ठीक है। तो पहले समस्या को सामने रखेंगे, पहले समाधान सामने रखेंगे। कचरे का समाधान क्या, कचरा पात्र। तो कचरा पात्र साथ लेके जाओ और इसमें कचरा समस्या उसको डाल दो, ठीक है। तो ध्यान रखना, घर घर जाके फिर कचरे को ढूंढा जाता है। तो सिंपल सा है, कचरा पात्र मॉडल क्या होता है, पहले आप समाधान सामने रखो कि कचरा का समाधान क्या, टेम्पू, उसको सामने रखो, ले जाओ साथ, और फिर समस्या का ढूंढो। फिर कचरा समस्या, तो कचरे को ढूंढो और फिर उसको समाधान कर दो। तो समस्या समाधान को पहले सामने रखा जाता है और फिर समस्या को ढूंढने निकलते हैं। पहले सोल्व रखो, सॉल्यूशन क्या है वो पहले रखो, फिर आप प्रॉब्लम को सर्च करो, ठीक है। तो इसे बोलते हैं कचरा पात्र मॉडल। उल्टा है, लोग पहले समस्या को रखते हैं फिर उसका समाधान ढूंढते हैं, यहाँ उल्टा है, पहले समाधान रखते हैं फिर समस्या को ढूंढते हैं, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है तर्क चयन मॉडल, तार्किक मॉडल भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसे टेलर मॉडल भी कहा जाता है, स्टार लगा लीजिए। टेलर मॉडल के नाम से कौन सा मॉडल जाना जाता है, तो तर्क चयन यानी तार्किक, तर्क के आधार पर तार्किक बेस पर जिसका चयन किया जाता है, कुछ लॉजिकल तर्क दिए जाते हैं उसके फेवर में, उसे बोलते हैं तर्क चयन मॉडल। इसे टेलर मॉडल भी कहा जाता है। इस मॉडल में आर्थिक वृद्धि और वैज्ञानिकता के आधार पर लोक नीति का अध्ययन किया जाता है। तो ऐसा मॉडल जिसमें आर्थिक वृद्धि हो और वैज्ञानिकता के आधार पर साइंटिफिक रूप से लॉजिकली सोचा जाए, तो इस लोक नीति को बोलते हैं तर्क चयन मॉडल। साइंटिफिक रूप से कैसे सोचेंगे, पहले समस्या को पहचानो कि आपके सामने क्या समस्या आ रही है, फिर समस्या का समाधान के कौन कौन से उपाय है, उनमें से भी कम कीमत वाला कौन सा, जिसमें कॉस्ट कम आए, वो उपाय कौन सा है, प्रभावी उपाय कौन सा है, ठीक है। और मान लीजिए 5 उपाय आपके सामने दिखे, उन 5 में से एक जो सर्वश्रेष्ठ है उसको चुनना है। तो पहले समस्या क्या है, फिर समस्या का समाधान क्या है, 5 समाधान है, उनमें भी सर्वश्रेष्ठ और कम लागत वाला समाधान कौन सा है उसको तलाशना। ये कहलाता है वैज्ञानिक आधार पर समस्या का समाधान करना। आपके सामने यदि समस्या आती है तो पहले समस्या क्या है उसको फाइंड आउट करो, फिर उसके सॉल्यूशन क्या है, उनमें से सबसे बढ़िया सॉल्यूशन क्या है उसे एक को चूज करो। और लास्ट मॉडल है लोक नीति का, वो है मिश्रित प्रक्रिया प्रतिमान। मिश्रित प्रक्रिया प्रतिमान, देखिए मिश्रित है तो इसमें 2 मॉडल को साथ मिलाया गया, एक तो तार्किक वाला मॉडल और एक अभिवर्धी वाला मॉडल। अभिवर्धी में मैंने कहा बार बार नीति नहीं बनानी पड़ती है, एक ही बार नीति बनाती है सरकार, उसमें फिर संशोधन ही करती है दूसरी सरकार, ठीक है। बार बार नीति नहीं बनती है, नीतियों से बचा जाता है बार बार बनाने से, ठीक है। तार्किक यानी वैज्ञानिक आधार पर सोचा जाता है, लॉजिकल सोचा जाता है। जब तार्किक और अभिवर्धी दोनों प्रतिमानों को साथ मिला देंगे तो उसे बोलते हैं मिश्रित प्रक्रिया प्रतिमान। तार्किक क्यों, क्योंकि आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि तभी होगी जब आप लॉजिकली सोचोगे। अभिवर्धी क्यों, क्योंकि सामाजिक क्षेत्र में विकास तभी होगा, ठीक है। तो यह है मिश्रित, यानी मिश्रित प्रतिमान में कौन कौन से आते हैं, तार्किक और अभिवर्धी दोनों मिलाकर मिश्रित प्रक्रिया प्रतिमान में आते हैं। तो ये तो हो गए लोक नीति के मॉडल।
अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं लोक नृत्य से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होगी। पहली बार पढ़ रहे हैं, दोबारा यदि पढ़ लिया आपने तो ऐसा मान लीजिए ये लोक नृत्य का टॉपिक हमेशा के लिए प्री और मेंस दोनों अकॉर्डिंग ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये फैक्ट है, आपको याद रखना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी का आपको पता है आईटी का जमाना है, और जब आजकल जो नीतियाँ बनती है और जो नीतियाँ बनती है इम्प्लीमेंट होता है तो सारा आईटी लेवल पे ही होता है। आपको पता है टेक्निकल सारे काम आजकल, सारा काम आपको पता है टेक्निकल होगा, ऑनलाइन हो गया सारा काम आजकल। कोई भी सूचना लेनी है, सूचना देनी है तो सारा काम ऑनलाइन हो गया आजकल, ठीक है। सरकार अपनी नीतियाँ ऑनलाइन कर दी सारी। तो आजकल लोक नीति में या नीतियों में आईटी प्रयोग बढ़ा है, सूचना प्रौद्योगिकी का आपको पता निरंतर प्रयोग बढ़ा है। तो ये कब हुआ? 1990 के बाद विश्व में पहली बार पॉलिसियों के निर्माण में आईटी का प्रयोग होने लगा। तो ये क्वेश्चन आएगा कि बताओ लोक नीतियों के निर्माण में पहली बार आईटी का प्रयोग कब से होने लगा? 1990 के बाद। 1990 से पहले आईटी का प्रयोग नहीं होता था, लेकिन आजकल तो आईटी का युग है, ठीक है। आईटी का युग है, तो आईटी का युग है इसलिए आपको पता है लोक नीतियों के निर्माण में 1990 के बाद आईटी का प्रयोग देखने को मिला। अब आईटी का प्रयोग करने से होगा क्या? यदि सारे काम ऑनलाइन हो जाएंगे तो बताओ भ्रष्टाचार कम होगा, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेहिता बढ़ेगी और गुड गवर्नेंस की थीम पर काम होगा, सुशासन को बढ़ावा मिलेगा। यदि सारे काम आईटी आपको तय पॉलिसी सारे ऑनलाइन हो जाए, आईटी लेवल पर कार्य हो जाए। तो अंतःक्रियात्मक लोक नीति क्या है ये भी समझ लीजिए। यानी अंतःक्रिया, जो आपको तो अंतःक्रिया दो लोगों के बीच जो क्रिया होती है। अब अंतःक्रिया क्या है? सरकार नीति बनाती है, लेकिन सरकार जब नीति बनाती है तो उसमें यदि नागरिकों की और समाज के लोगों की भी भूमिका बढ़ा दे। यदि कोई सरकार नीति बनाती है तो पहले सरकार जनता से पूछे कि हम इस प्रकार की नीतियां बनाना चाहते हैं, आप इस पर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। तो बताओ जनता और सरकार के बीच पहले क्या हो गई? अंतःक्रिया हो गई, और फिर वो नीति बन गई, फिर फाइनली कोई कंक्लूजन पर पहुंच गए, तो उसे बोलते हैं अंतःक्रियात्मक नीति। या नीति के निर्माण में सरकार के साथ साथ नागरिकों और समाज के लोगों की भूमिका होती है, तो उसे बोलते हैं अंतःक्रियात्मक लोक नीति। और इसका पहली बार ये प्रस्ताव ये प्रोविजन बताया था क्लिंग ने, बताया था 2001 में। दूसरा, क्लिंग ने ही 2001 में और बताया था एक नीतियों का सह उत्पादन मॉडल। ये इंपॉर्टेंट है, नीतियों का सह उत्पादन मॉडल। ये किसने बनाया था? क्लिंग ने 2001 में परिभाषित किया था। क्वेश्चन आएगा नीतियों का सह उत्पादन मॉडल किसने दिया? क्लिंग ने 2001 में। क्या होता है वो देख लेते हैं। सह उत्पादन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आप कोई लोक प्राधिकार, सरकार की कोई संस्था है, वो इस वहाँ के लोकल लोगों, स्थानीय समुदाय के लोगों के साथ मिलकर यदि नीतियाँ बनाएं, ठीक है। जैसे मान लीजिए नगर पालिका है, वो वहाँ के स्थानीय समुदाय के लोगों से सुझाव आमंत्रित करे, फिर उनके उपाय ढूंढे, ठीक है। मान लीजिए सरकार, मान लीजिए कोई नगर पालिका, नगर निगम है, तो वहाँ के लोगों से पूछे कि हम आपके शहर में इस प्रकार की योजनाएं लॉन्च करें। आजकल पूछा भी जाता है, इस प्रकार की योजनाएं चलाना चाहते हैं, जनता की क्या राय है, ठीक है। और उसके आधार पर जब नीतियाँ बनेगी तो उसे बोलते हैं सह उत्पादन। क्या बोलते हैं? सह उत्पादन बोलते हैं, ये भी ध्यान रखें। तो ये था लोक नीति आपका टॉपिक। लोक नीति टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट एक्ट पढ़ाने जाने वाला हूँ। सिर्फ 5 मिनट का एक्ट है, लेकिन आरएस जैसे एग्जाम और अन्य एग्जाम के ही बाहर पूछा गया है, और लोक नीति उसके बिना कंप्लीट नहीं होती। लोक नीति की थ्योरी पढ़ ली हमने, ठीक है, लेकिन अब थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। देखिए ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं तो बहुत बार ऐसा मोमेंट आएगा कि जब आप विड्रॉ करोगे, सर समझ में नहीं आता, एक टॉपिक छोड़ देंगे तो क्या होगा? दोस्तों एक मार्क्स की बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है। 0.2 में मेरिट चली जाती है, 0.25 और 0.75 के बीच तो 500-600 स्टूडेंट आ जाते हैं। इसलिए आप जितना अपना मैक्सिमम एफर्ट्स कर सकते हो, 100% दे सकते हो, उतना दीजिए। देखिए एक एक्ट है, उसका नाम सुना होगा, राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम। अब देखिए सरकार ने कुछ कानून बना दी, सरकार ने कुछ नीतियां बना दी, वो जनता तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है? क्योंकि देखो सरकार कानून बनाने का काम करती है, अब नौकरशाह यानी अलग अलग विभाग होते हैं, ठीक है, वो जनता तक योजनाएं पहुंचाते हैं। सरकार ने देखो मैं आपको बता देता हूं थोड़ा क्या होता है। ये आपकी सरकार है, सरकार ने मान ली योजना बना दी, तो हर विभाग में एक प्रशासनिक अधिकारी लगा होता है, वो जनता तक योजनाएं पहुंचाता है, जनता तक योजना पहुंचाता है। तो सरकार ने जो योजनाएं बनाई, वहाँ का विभाग का जो अध्यक्ष है वो जनता तक योजनाओं को पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा है, यानी जनता को उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसको चेक करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक प्रोविजन कर दिया कि हम आपको गारंटी देते हैं। सरकार ने कहा हम आपको गारंटी देते हैं कि इतनी सेवाएं ऐसी है, ठीक है, जो जनता को मिलना सुनिश्चित करेगी, और यदि वो विभाग जनता को वो सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराता,
वो सेवाएं उपलब्ध नहीं कराता, ठीक है, तो उसे दंडित भी किया जाएगा। और ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना कि यदि जनता को यदि वो सेवाएं नहीं मिलती, वो विभाग सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराता या सही उपलब्ध नहीं कराता या उपलब्धि नहीं कराता, तो उसको दंडित करने का प्रावधान भी है। दंडित करने का प्रावधान करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना। तो अब आपको 18 विभागों की 153 ऐसी सेवाएं हैं। 18 राजस्थान में 30-35 विभाग है, उनमें से 18 विभागों की 153 सेवाएं ऐसी है जो जनता के लिए बहुत जरूरी है। पेयजल से संबंधित, विद्युत से संबंधित, खाद्यान्न से संबंधित, वो जनता को मिलना जरूरी है। सरकार गारंटी देती है, नाम ये गारंटी, सरकार गारंटी देती है कि 153 सेवाएं तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, और नहीं मिलती तो आप हमें शिकायत करें, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो नाम है राजस्थान लोक सेवा प्रदान करने की गारंटी। सरकार आपको 153 सेवाएं प्रदान करने की क्या देती है, गारंटी देती है। और ये एक्ट कब बनाया था, 2011 में। समझ लेते हैं क्या है। तो देखिए, लोक सेवा कानूनों के अंतर्गत वे वैधानिक कानून शामिल है। देखिए, लोक सेवा गारंटी अधिनियम की बात करें तो लोक सेवा कानूनों के अंतर्गत वो सभी वैधानिक कानून शामिल है जो सरकार के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। तो सरकार नागरिकों को अलग अलग विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है, और वो सेवाएं नागरिकों को समय पर मिलेगी उसकी गारंटी भी देती है। मान लीजिए कोई सेवा 2 महीने मिलनी चाहिए तो 2 महीने में मिलेगी, वो सरकार आपको इसकी गारंटी देती है। और यदि समय पर वितरण नहीं होता तो दंडित करने का प्रावधान भी राजस्थान सरकार ने किया है। तो इससे क्या होगा, यदि कोई इस राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 का उद्देश्य क्या है, ताकि लोगों को समय पर सेवा मिले, सरकारी सेवाओं में ट्रांसपेरेंसी आएगी, पारदर्शिता आएगी और जवाबदेहिता भी बढ़ेगी। समय पर सेवा मिलेगी तो भ्रष्टाचार में भी क्या आएगी, कमी आएगी। और लोक सेवा गारंटी अधिनियम बनाने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो आंसर होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश, जिसने 18 अगस्त 2010 को लोक सेवा गारंटी अधिनियम बनाया था। तो ऐसा बनाने वाला पहला कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, एमपी है, 18 अगस्त 2010 को। राजस्थान ने कब बनाया, तो 2011 में बनाया था, 14 नवंबर, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब बना, 14 नवंबर 2011 को बना, डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में कहा था कि गारंटी, आपको सेवाएं प्रदान करने की गारंटी दी जाएगी, लेकिन यदि सेवाएं समय पर नहीं मिलती है तो उनको दंड नहीं दिया जाएगा। मध्य प्रदेश ने कानून तो बनाया लेकिन दंड का प्रावधान नहीं था। राजस्थान पहला राज्य बना कि यदि आपको सेवाएं समय पर नहीं मिलती तो जो विभाग का अधिकारी है जो समय पर आपको सेवाएं उपलब्ध नहीं किया है उसको दंडित भी किया जाएगा। तो राजस्थान पहला राज्य बना जिसने दंड के प्रावधान लागू किए। तो बताओ, लोक सेवा गारंटी अधिनियम बनाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश, लेकिन दंड का प्रावधान करने वाला पहला राज्य राजस्थान था। अब कितनी सेवाएं मिलेगी, सेवाओं से पहले ये देख लेते हैं कि कितना दंड का प्रोविजन किया गया है। तो जुर्माना, यदि आपको सर्विस देने में विफल रहता है तो 500 रुपये प्रतिदिन और अधिकतम 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। और यदि सेवा दी नहीं तो ये है, लेकिन सेवा देने में डिले कर दिया, यदि सेवा आज देनी थी, 10 दिन में देनी थी, 25 दिन में दे रहा है, तो उस पर जुर्माना 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लगेगा, अधिकतम 5,000 रुपये लगेगा। अब देखिए कितनी सेवाएं दी जाती है। जब ये योजना शुरू हुई थी तब 15 विभाग शामिल थे, आज कितने विभाग है, 18 विभाग है। पहले कितनी 108 सेवाएं शामिल थी, अब कितनी 153, आरएस प्रीम पूछा गया है। तो ध्यान रखें कि जब शुरू की गई तो 15 विभागों की 108 सेवाएं दी जाती थी, जैसे बिजली, जलदाय, स्वास्थ्य, नगर निगम, पंचायत राज। लेकिन अभी कितनी है, तो इसमें 18 विभागों की 153 सेवाएं दी जाती है। ये भी स्टार लगा लीजिए, ये भी पूछा जाता है। अब देखिए, आप मान लीजिए जलदाय विभाग के में किसी, मान लीजिए जल के आपको होता है वाटर कनेक्शन के लिए, घर में आपको होता है जल के कनेक्शन के लिए, आप जलदाय विभाग में गए, ठीक है, और यहाँ आपने अपनी शिकायत रखी। यदि ये इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता तो आप 30 दिन के अंदर प्रथम अपील अधिकारी, इसके ऊपर जो अपील अधिकारी होता है उसके पास शिकायत कर सकते हैं 30 दिन के अंदर। और यदि इसने भी कोई कार्रवाई नहीं की तो द्वितीय अपील अधिकारी के पास आप 60 दिन में शिकायत कर सकते हैं। तो ये भी याद रखें। तो ये था राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम 2011। नेक्स्ट, राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी समझ लीजिए। राजस्थान जन सुनवाई, जनता की सुनवाई की जाएगी, उसका अधिकार अधिनियम ये 2012 में आया था। लोक सेवा गारंटी 11 और ये 12 में आया था। ये 1 अगस्त 2000, स्टार लगा लीजिए, 1 अगस्त 2012 से लागू हुआ। ये डेट पूछी जाएगी। जुर्माना 5,000 रुपये है और 15 दिनों में सुनवाई और निपटारा की जाएगी, जनता की सुनवाई की जाएगी। तो ये थी लोक नीति, जिसको मैंने कंक्लूजन रूप में डिटेल्स हैं, एनालिसिस आपको समझाया।
अब इसके कौन से क्वेश्चन हैं बनते हैं उनको भी मैं आपको सॉल्व करा देता हूं जल्दी से। लोक नीति क्या है? तो सरकार के वे नियम जो प्रशासन से संबंधित है, नहीं। सरकार के वे नियम जो क्रियान्वयन से संबंधित है, सरकार के वे नियम जो पुलिस से संबंधित नहीं। सरकार के वो नियम जो जनता से संबंधित हैं, क्योंकि सरकार हमेशा नीतियां जनता के कल्याण के लिए बनाती है। दूसरा क्वेश्चन, सरकार की गतिविधियों को सर्वोत्तम लोक नीति किसने कहा? तो सरकार की गतिविधियां ही लोक नीति है, ये किसने कहा था? चार्ल्स मेरियम ने कहा था। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन आंसर देने की कोशिश करें ताकि आपको पता लगे कि ये समझ में आया या नहीं आया। लोक प्रशासन के विकास के किस चरण में लोक नीति पर विशेष बल दिया गया? जो लोक प्रशासन का विकास हो रहा तो उसके कौन से चरण में लोक नीति पर बल दिया गया? तो आंसर आपको पता है, 5वें चरण में दिया गया, पंचम 5वें चरण में। लोक नीति किससे संबंधी एक पुस्तक है, द पॉलिसी साइंस, पॉलिटिकल साइंस की पॉलिसी साइंस। इसके राइटर कौन है? तो मैंने बताया था इसके राइटर है लर्नर और लासवेल। लर्नर होता है वो हमेशा वेल होता है। नेक्स्ट, किसी समस्या को सामने रखकर उसकी खोजबीन करना, ये कौन सा मॉडल लोक नीति का? ध्यान रखो, समस्या को सामने रखो और फिर खोजबीन करो। समस्या को सामने रखकर, तो बताओ समस्या को सामने रखना, ये कचरा पात्र मॉडल। कौन सा बताओ? कचरा पात्र मॉडल। लोक नीति का सेव उत्पादन, सेव उत्पादन याद करो, सेव उत्पादन नगर पालिका वाला उदाहरण दिया था। और ये आपको पता है सेव उत्पादन मॉडल किसने दिया? तो ये 2001 में क्लिंगन ने दिया था। बाद में लोक नीति का स्वरूप, आपको लोक नीति हमेशा जन कल्याणकारी होती है। इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि आपको टॉपिक समझ में आ गया तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। लोक नीति प्रक्रिया में सूचना और आईटी का प्रयोग कब से होने लगा? ये होमवर्क में आपका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। और लोक नीति के क्रियान्वयन का जिम्मा कौन किसका है? ये दूसरा क्वेश्चन है जो आज मैं होमवर्क में देके जा रहा हूँ, ताकि मैं देख लूँ कि आपको टॉपिक कितना समझ में आया और कितने लोग लास्ट तक वीडियो को देख रहे हैं और अपनी पैसेंस को बनाए हुए हैं। ठीक है, तो लोक नीति के क्रियान्वयन का जिम्मा किसके पास है? ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आज का होमवर्क में थे। वीडियो कैसा लगा? आप चाहते हैं कि आगे लोक नीति के अलावा विधिक अधिकार और नागरिक अधिकार पत्र भी लेक्चर बनाएं तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।